गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 विषय हिंदी। हमारा 8वां गद्य है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गद्य शुरू करने से पहले उनके शब्दार्थ देख ले हम। शब्दार्थ में पहला शब्द है उदासीन। उदासीन यानी अनमना। दूसरा है जुर्मुट यानी कि पेड़ पौधों का समूह। तीसरा है एहसास यानी कि अनुभव। चौथा है आत्मीयता। आत्मीयता यानी कि अपनापन। उसके बाद है मुग्ध। मुग्ध यानी कि मोहित। उसके बाद है कोपल यानी कि नई पत्ती। सातवां है पोर्टिको यानी कि बरामदा। आठवां है सैलानी यानी कि घूमने के लिए आए हुए लोग। नौवां है सहसा। सहसा यानी अचानक। 10वां है कुहासा यानी कि कोहरा। 11वां है धुंध। धुंध यानी कि हवा में उड़ती हुई धूल। उसके बाद है बेबस। बेबस यानी कि असहाय। उसके बाद है पगडंडी यानी कि लोगों के लगातार चलने से अपने आप बना हुआ रास्ता। उसके बाद है द्वीप। द्वीप यानी कि टापू। उसके बाद रेवड़। रेवड़ यानी कि समूह। उसके बाद वाचाल यानी कि मुखर या फिर बातूनी। 17वां है हालांकि यानी कि यद्यपि। उसके बाद है ठिठकना यानी कि रुकना। उसके बाद दम तोड़ना यानी कि मर जाना। उसके बाद झोम। झोम यानी कि जोर। और आखिरवा है मुद्दत यानी कि काफी समय। तो ये थे हमारे गद्य के शब्दार्थ। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। ये गद्य का प्रकार है यात्रा वर्णन, जिनके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश के बारे में हम कुछ देखें तो उनका जन्म सन 1925 में हुआ था और उनका निधन सन 1972 में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म पंजाब राज्य के जालंधर शहर में हुआ था। उनके पिता व्यवसाय से एक वकील थे, किंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। उनके जो पिता है वो व्यावसायिक रूप से वकील थे, लेकिन उनके पिता को साहित्य में अधिक रुचि थी। इसीलिए राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण है वो प्राप्त हुआ है। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत में एमए तक की शिक्षा है वो प्राप्त की और उसके बाद डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य है वो शुरू किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रक का सफल संपादन किया और उसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं में हम देखें तो इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह है और अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस उनके प्रसिद्ध नाटक है। जो हमारे लेखक है मोहन राकेश, वो मूलतः एक प्रसिद्ध कहानीकार और नाटककार थे। प्रस्तुत गद्य में जो हमारे लेखक है वो कश्मीर का जो एक शहर है जिनका नाम है गुलमर्ग, जब वो वहाँ पर घूमने जाते हैं और उनका जो एहसास है, उनका जो स्वानुभव वर्णन है वो उन्होंने इस गद्य में किया है। ये गद्य का प्रकार ही है यात्रा वर्णन। यात्रा वर्णन यानी कि जब हम अपने एहसास को खुद वर्णन करते हैं उसे हम यात्रा वर्णन कहते हैं। कहीं भी हम घूमने जाए और वो जगह हमें अच्छी लगती है तो उनका जो हम वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर लेखक भी जब गुलमर्ग घूमने जाते हैं और वहाँ पर रुकते हैं तो उनका जो अनुभव है, उन्होंने जो एहसास किया है उन पहाड़ियों का, उन वातावरण का, वो हमें यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो गद्य में हम देखते हैं कुछ जगह होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे
परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। कि ऐसी कई जगह होती है कि जहाँ पर हम घूमने जाते हैं तो जब हम एक बार उसे देखते हैं तो वो जगह हमें कैसी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उसी जगह पर हम जब बार बार जाते हैं तो हमारी आंखें है वो उदास हो जाती है, यानी कि वो जगह से हमारी रुचि है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक ही जगह पर हम बार बार जाते हैं तो वो जगह हमें बाद में इतनी पसंद है वो नहीं आती। लेकिन गुलमर्ग है वो ऐसी जगह नहीं है। जितनी भी बार आप वहाँ पर जाओ घूमने के लिए उतनी बार आपको एक नए अनुभव का एहसास है वो होता है। तो लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग है वो ऐसी जगह नहीं है। आप जितनी भी बार वहाँ पर जाओगे आपको वहाँ पर घूमना है वो अच्छा लगेगा। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण सा नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग है वो देखाया। कि हमारे जो लेखक है वो जब पहली बार गुलमर्ग जाते हैं तो एक ही घंटे में वो सारा गुलमर्ग है वो देख लेते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। उन्होंने वहाँ पर क्या देखा तो बहुत सारे सपाट मैदान जहाँ पे लोग गोल्फ खेलने के लिए आते हैं और देवदारों के झुरमुट यानी कि घने घने बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो वहाँ पर देखे। यदि आप लोग पहाड़ी विस्तारों पर घूमने गए हैं तो आप लोगों ने ये वृक्ष है वो देखे होंगे। बहुत ही बड़े वो होते हैं और उनका समूह है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो एक ही घंटे में लेखक ने ये जो पूरा जो गुलमर्ग है वो देख लिया था। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कहीं उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा भी नहीं जा सकता। कि जब लेखक पहली बार वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ देखने लायक नहीं मिला, लेकिन जब दूसरी बार वहाँ पर जाते हैं और महीनों वहाँ पर रुकते हैं तो उसे ये एहसास होता है कि गुलमर्ग है वो ऐसी जगह है कि एक बार तो क्या, आप बार बार उस वहाँ पर जाओ फिर भी आप उसको पूरा है वो नहीं देख सकते हैं। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कि गुलमर्ग है वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य वहाँ का इतना अच्छा है कि लोग अपने आप को उस वातावरण में ढाल देते हैं और ऐसा ही लगता है कि हम भी एक इस शहर का एक भाग हो। वहाँ पर जो बड़े बड़े हरे सपाट मैदान है, वहाँ के जो देवदारों के वृक्ष है और बर्फीली पहाड़ियाँ है, तो उन सभी में हम अपने आप को समा लेते हैं। कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। कि वहाँ पर बहुत सारी कांपती तितलियाँ हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग फूलों के कई सारे बाग हैं और वहाँ का जो सौंदर्य है वही इतना अच्छा है कि लोगों को अपने आप वहाँ पर आकर्षण है वो हो जाता है। तो वहाँ की जो कांपती तितलियाँ है, वहाँ का जो उठते बादल है और बर्फीले चमकते जो पहाड़ है, वो सब हमें अपनी तरफ आकर्षित है वो करते हैं। दूसरी ओर वहाँ पूरा विस्तार जिसमें हम स्वयं भी रहते हैं उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ का वहाँ पर गुलमर्ग का जो सूर्योदय और सूर्यास्त है वो देखने लायक है। वहाँ की जो दोनों संध्याएं है वो भी देखने लायक है। घना कोहरा यानी कि सुबह का जो वातावरण होता है जिसमें वो क्या धुम्मस है वो छाई रहती है, उसे कोहरा कहते हैं। तो वहाँ पर का जो कोहरा है वो और जो पीली धूप है, सुबह जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य का जो कोमल कोमल प्रकाश होता है वो बर्फीली पहाड़ों पर पड़ता है और वहाँ से जो पीली पीली धूप है वो निकलती है। तो ये जो सब कुछ है वो सब कुछ वहाँ पर देखने लायक है। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। कि इसीलिए यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य ही इतनी अच्छी है कि जब भी लोग गुलमर्ग से बाहर जाते हैं तो उन्हें कोई अपने
अपनेपन के व्यक्ति है उनसे बिछड़ने का जितना दुख होता है उतना ही दुख लोगों को वहां से वापस जाने में होता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर और आकाश में के गुलमर्ग है, वहाँ पर हमारे जो सपने हैं वो फूल बनकर उगते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग रंगों के, अलग अलग तरह के कितने फूलों के बाग आए हुए हैं। तो वहाँ पे हम जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। तो जो हमारे सपने हैं वो भी फूल बनकर उगते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है और छतों के ऊपर और आकाश में लाल लाल रंग है वो छाया हुआ है। आंखें मुक्त होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग है वो भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें है वो फूट आती है कि हमारी जो आंखें हैं वो ये सारे सौंदर्य को देखकर मुक्त हो जाती है और हमें वो सब सौंदर्य देखना अच्छा लगता है। और वातावरण में भी नई नई कोपलें है वो फूटने लगती है। कोपलें यानी कि जब देखें तो पानखर ऋतु आती है तो पेड़ों से सारे पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो उन्हीं पेड़ों में नई नई कोपलें है वो फूटने लगती है। तो इसी तरह वातावरण में भी मानो नई नई कोपलें है वो फूटने लगी है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि है वो होती है कि वहाँ पर आपको हर एक क्षण एक नया अनुभव होता है, एक नया रोमांच है वो होता है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। बादलों के जो खुला आसमान है वहाँ पर घने घने बादल है वो छाए हुए हैं और वो बादल किस तरह से दिख रहे हैं, पोर्टिक यानी कि जो जिसे हम मंडप कहते हैं। तो उस मंडप, बादलों का आकाश में पूरा मंडप है वो छाया हुआ है और लोग हैं उस मंडप के नीचे खुले मैदान में अपनी बाहें फैलाए हुए हैं वो बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाते हुए नजर आती है कि वहाँ पर जब भी हम घूमने जाते हैं तो सैलानी यानी कि जो भी घूमने आए हुए हैं व्यक्ति है, यात्री है, उसे सैलानी कहते हैं। पंक्तियां यानी कि जो कतार है उस वो, तो जब भी हम वहाँ पर घूमने जाते हैं तो जो भी यात्री आए हुए हैं वो घूमने के लिए घोड़े पर सवार होते हैं। तो वो जो घोड़ों की कतार है वो लंबी लंबी हमें नजर आती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर घूमने के लिए घोड़े ही इस्तेमाल है वो होते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिपके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे है वो पड़ने लगती है कि वहाँ पर जो वातावरण है पूरा, वो वातावरण थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी क्षण में है वो बदल जाता है। कभी बारिश का मौसम हो जाता है, कभी सुनहरी धूप है वो निकलती है। तो इसी तरह से जो पारदर्शक नन्ही नन्ही बूंदे है वो भी जमीन पर धीरे धीरे पड़ने लगी है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा है वो ओढ़ लेता है कि वहाँ पर जो हरियाली है वो हरियाली का जो सपना है वो कुहासे यानी कि कोहरे का जो फूल आता है वो, तो कोहरे का जो फूल है उसमें जो पूरी हरियाली है वो बदल जाती है और जो पूरा मैदान है वो मानो सुरमई सी आभा है वो ओढ़ लेता है। सुरमई यानी कि जो नीला रंग आता है, बहुत गहरा भी नहीं और बहुत हल्का भी नहीं, उसे हम सुरमई कहते हैं। तो पूरा जो मैदान है वो हल्के नीले रंग का है वो हो जाता है और चारों तरफ धुंध ही धुंध है वो दिखाई देने लगती है। यानी कि चारों तरफ का जो मौसम है वो धुंधला धुंधला सा होने लगता है। जैसे हम देखें कि जब ठंडी की मौसम होती है तो उस समय सुबह सुबह हम बहुत सवेरे घूमने जाते हैं तो हमें धुम्मस दिखने लगती है। तो धुम्मस में क्या होता है कि जो पूरा वातावरण है वो कैसा हमें दिखाई देता है, तो कि धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह के यहाँ पर चारों ओर जो पूरा वातावरण है वो धुंधला धुंधला सा हो गया है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें कि वहाँ पर जो वातावरण है वो पूरा धुंधला सा गया है और वहाँ की जो पगडंडियाँ है, पगडंडी यानी कि जब भी कोई यात्री कच्चे रास्ते पर चलता है
तो उस यात्रिकों के जो पैरों के निशान है, उस निशान से कच्चा रास्ता है वो बन जाता है। तो वो कच्चा रास्ता है वो मानो अपनी बाहें फैलाए हुए वहीं पर खड़ा है। जब तक बादल बरसेगा, बाहें फैली रहेंगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निढाल कि जो भी पूरा वातावरण है वो वातावरण कैसा हो गया है, तो बारिश का मौसम है वो हो गया है। तो जैसे ही बारिश बरसेगी तो वहाँ पर जो पगडंडियाँ है वो वहाँ पर जो कच्चा रास्ता बना हुआ है वो धीरे धीरे है वो निकल जाएगा, लेकिन अभी वो कच्चा रास्ता है वो वहीं पर है, कोमल, विस्तृत और निढाल बनकर वहीं पर खड़ा हुआ है। सूरज चमकेगा तो फूल में से नए सपने जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे कि जब बारिश खत्म होगी और फिर से जब सूर्योदय होगा तो उस समय फूलों में से नए नए सपने हैं वो फिर से जन्म लेंगे। और आकाश के जो बादल है वो किस तरह से दिखाई देते हैं, तो कि नन्हे नन्हे द्वीप यानी कि टापू, छोटे छोटे टापू में वो जो पूरे बादल है वो इधर उधर भटकते हुए नजर है वो आते हैं। भेड़ों और बकरियों की रेवड़ पगडंडियों पर टक जाएगी कि भेड़ और बकरियां है उनका जो झुंड है, रेवड़ यानी कि झुंड, तो उनका जो झुंड है वो पगडंडियों पर चलते हुए हमें नजर आती है। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होता है। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी बाचल हो जाती है कि जब सूर्योदय होगा और फिर से पूरा वातावरण है वो अच्छा दिखने लगेगा, तो उसी समय दिन मानो फिर से रात की प्रतीक्षा कर रहा हो ऐसा प्रतीत है वो होता है। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी कि जब यहाँ पर हमारा जो गद्य है उनका जो लेखक ने किया है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, तो जिस रात का अनुभव लेखक को हुआ है उस रात के बारे में लेखक ने हमें यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था कि एक रात जब लेखक है वो होटल की खिड़की पर खड़े हुए थे और दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। जब रात के समय लेखक होटल की खिड़की पर खड़े थे तो वो क्या देखते हैं कि सामने से एक बहुत बड़ा बादल है, बहुत बड़ा बादल उनके सामने धीमे धीमे अपनी ओर है वो आता नजर उन्हें आता है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। कि लेखक है मानो उस घने बादल की प्रतीक्षा ही कर रहा हो कि जो बरसता बादल है वो कब मेरे तरफ आए और मुझे अपने में समेट ले, यानी कि वो जो पूरा दृश्य है उस दृश्य का अनुभव लेखक है वो खुद करना चाहते थे। वो घने बादल में वो जो जोर की बारिश हो रही थी उस बारिश का अनुभव लेखक अपने से करवाना चाहते थे। तो मानो कि वो बारिश की राह देख रहा हो कि कब वो बारिश धीरे धीरे मेरे पास आए और मैं उसमें समा जाऊं। बरसती घटा में धीर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है कि हमारा यहाँ का जो वातावरण है वो ऐसा वातावरण है कि ये जो प्राकृतिक सौंदर्य की मजा है वो हम नहीं ले सकते, लेकिन जब भी हम ऐसे पहाड़ी विस्तारों में कहीं घूमने जाते हैं तो इस चीज़ का एहसास है वो हमें होता है। तो यहाँ पर ये जो बरसती घटा है उसमें खो जाने का सुख है वो हमें बहुत कम देखने को मिलता है। घटा ऊपर से धीर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है कि जब इतनी घनी घटा है वो बरसती हो और उस घनी घटा में बारिश के नीचे जब हम खड़े हो और उसमें हम अपने आप को संभालें, तो ये जो दृश्य है, ये जो अनुभव है वो एक अलग ही अनुभव है और लेखक इसी चीज़ का अनुभव है वो करना चाहते थे। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ, कि मानो के लेखक वो जो घने बादल की घटा है उस घटा को वो अपने पास मानो बुला रहे हैं और उसमें खो जाना है वो चाहते थे। तो वो कहते हैं
कि वो खिड़की के सामने खड़े होकर मानो उस घने बादल को अपनी ओर बुला रहे हैं कि आ, मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ, कि मैं तुमसे कमजोर नहीं हूँ। तुम मानो इतनी जोर से तो बारिश है वो हो रही है, लेकिन उस बारिश में भीगने के लिए, उस बारिश का सामना करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए लेखक है वो पूरी तरह से तैयार थे। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी, कि वहाँ का जो पूरा वातावरण है घने घने बादल छाए हुए थे, बारिश है वो हो रही थी और हवा है वो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जो घटा है यानी कि जो बादल है वो तेजी से बढ़ नहीं रहा था, वो धीरे धीरे आगे है वो बढ़ रहा था। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था कि वहाँ पर का जो मौसम है वो कुछ अलग ही लेखक को दिखाई दे रहा था। वहाँ पर बारिश है वो बरसती है, बिजली के चमकारे होते हैं और मानो एक तूफान सा अनुभव है वो लेखक को होता है। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप जाती थी, कि जब बारिश होती है तो उस समय जो गर्जना होती है उस गर्जना से मानो धरती और आकाश की जो शिराएं है वो कांपने उठती है। बार बार सामने से चित्रपट बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था, कि बारिश इतनी तेज थी, हवा का तूफान भी इतना तेज था और बारिश का जो मौसम था वहाँ पर बिजली की चमकारे है वो इतनी होती थी कि मानो जमीन पर जो भी कुछ था यानी कि जमीन है, पहाड़ी है, वो सब कुछ साफ साफ है वो बिजली के प्रकाश से है वो दिखाई दे रहा था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में यह बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। कि लेखक है ये पूरा दृश्य देखकर इतने खुश हो जाते हैं और वो अपने आप में एक आनंद लेते हैं कि अभी वो जो बादल है वो मुझ पर आएगा और मुझ पर बरसेगा और वो जो बिजली का जो कहर है वो भी मुझ पर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, कि लेखक वो जो अनुभव है मानो साक्षात अनुभव करना चाहते थे उस बारिश का, बारिश में भीगने का, और मानो बाहें फैलाए हुए वो उस बारिश का इंतजार कर रहे थे कि कब वो घना बादल उसके सामने आए और कब वो अपने आप में उसमें समा ले। लेकिन अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहाँ था ठिठक गया और दूरी पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। लेकिन लेखक की जो ख्वाहिश थी वो वहीं पर खत्म हो जाती है। उस समय क्या होता है कि हवा है वो रुक जाती है और जो जोरों का तूफान है वो तूफान भी थम जाता है। और वो तूफान कैसा है, जैसे किसी पक्षी का हम पंख काट ले और वो दम तोड़ देता है, तो उसी तरह से जो बारिश है उसने भी अपना दम है वो तोड़ दिया था। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा से रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। कि जो बिजली बहुत जोरों से चमक रही थी उसकी सांसें भी रुक गई, यानी कि वो भी धीरे धीरे कम होने लगी और साथ ही साथ लेखक की सांसें है वो भी रुकने लगी। क्यों? क्योंकि लेखक है वो वहाँ पर खड़े हुए एक अलग ही दुनिया में खो गए थे। वो एक सपना देख रहे थे कि इतना अच्छा मौसम है, इतना तूफान उठा हुआ है और वो तूफान का मज़ा लेखक है वो लेना चाहते हैं, लेकिन उनका ये सपना पूरा होता हुआ उसे नजर आता है, लेकिन कुछ ही क्षण में वो सपना है वो टूट जाता है और वो मानो आसमान से सीधे नीचे जमीन पर गिरे, ऐसा एहसास उन्हें होता है। तूफान का झोंक उतर गया और उसके साथ मेरा भी। मैं उस पे बराबर का भी नहीं हो सका कि इसी तरह तूफान का जो जोर था वो भी खत्म हो गया, यानी कि तूफान भी खत्म हो गया और साथ ही साथ लेखक के अंदर जो झोंक हुआ था, यानी कि उस तूफान का सामना करने के लिए जो जितने व्याकुल थे वो भी, उनके जो सारे सपने हैं वो टूट जाते हैं और साथ ही साथ लेखक है उनका जोम भी उतर जाता है। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में एक बार ही आते हैं, कि ऐसे क्षण की मज़ा है वो हम बार बार नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे क्षण
हमारे विस्तार में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि आप पहाड़ी विस्तारों में जाते हैं तो आपको ऐसे क्षण है वो जीने को मिलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि ऐसे क्षण है वो हमारे जीवन में 1-2 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य है वो आते होंगे। हमारे जीवन में ऐसे क्षण नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग गुलमर्ग में रहते हैं उनके जीवन में ऐसे क्षण है वो किसी न किसी रूप में आते होंगे, क्योंकि ऐसा प्राकृतिक वातावरण है वो वहाँ के लोगों को अवश्य देखने को मिलता है, और वो जो वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य की मज़ा है वो वहाँ के लोग हैं वो हर रोज़ है वो लेते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षक व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। इसीलिए काफ़ी समय तक हम वहाँ रुकते हैं, फिर भी गुलमर्ग है वो ऐसी चीज़ है कि वहाँ का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका आकर्षण हमें इतना हो जाता है कि हम बार बार उस जगह पर जाने के लिए बेताब होते हैं, उस जगह को देखने के लिए हम बेताब होते हैं। वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान, वहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए ही? कि वहाँ पर ऐसे देखे तो गुलमर्ग में ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है। वहाँ पर देखने लायक क्या है? तो कि बड़े बड़े खुले मैदान है जहाँ पर लोग हैं वो गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं, और साथ ही साथ बर्फीली बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ है और देवदार के घने घने वृक्ष है। उसके अलावा वहाँ पर देखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो देखने लायक है, और वही प्राकृतिक प्रेमी जो व्यक्ति होता है वही उसका सच्चा आनंद है वो ले सकता है। कि इसीलिए वहाँ से जब व्यक्ति लौटता है तो उसे बार बार वहाँ पर जाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य की मज़ा वो अपने घर पर है वो नहीं ले सकता, वो ऐसी ही कई जगह पर जाकर है वो ले सकता है। तो इसीलिए लेखक है वो कहते हैं कि लोग एक बार जब वहाँ से आते हैं कुछ ज़्यादा समय मुद्दत यानी कि कुछ समय तक, कि कुछ समय वो कुछ दिन वो वहाँ पर बिताते हैं, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर जाने की इच्छा होती है। क्यों होती है? क्या वो लोग वहाँ पर गोल्फ खेलने के लिए ही जाते हैं? नहीं, वो गोल्फ खेलने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन उनका प्राकृतिक जो मज़ा है, प्राकृतिक जो आनंद है वो लेने के लिए वहाँ पर लोग हैं वो जाते हैं। तो इसी तरह इस गद्य में लेखक ने जो गुलमर्ग में एक रात बिताई, कुछ समय बिताया, और वहाँ पर उन्होंने जो अनुभव किया उस अनुभव के बारे में एक छोटा सा वर्णन हमारे इस गद्य में उन्होंने दिया है। स्वाध्याय के जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से आपको ये जो चौथा प्रश्न है वो नहीं करना है, उसके अलावा सारे प्रश्न हैं वो करने हैं। 1 से 3 प्रश्न और 5, 6 और 7 इतने प्रश्न आपको करने हैं।